विशाल, छोटे भाई शिवानंद और अन्य हमारे पार्टी के तमाम सक्रिय और युवा कार्यकर्तागण हमारे साथ। एक तरह से मैं अभी अंदर बैठ के चाचा जी को समझा रहा था कि यहाँ एक तरह से मिनी उत्तर प्रदेश उपस्थित है। अभी हमारे एक MLC साहब दिनेश सिंह जी आ करके और चले गए, रायबरेली के रहने वाले। हमारे बगल में पवन त्यागी जी बैठे हैं, वो नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से आए हैं। हमारे उस यहाँ काका जी बैठे हैं, अलीगढ़ से आए हैं। भाई साहब भी नोएडा से आए। कि कौन सा सेक्टर भाई साहब नोएडा में? हाँ, और मोदी नगर से हमारे भाई साहब गाज़ियाबाद से बैठे हैं। गाज़ियाबाद के एक दो लोग और भी हैं। और जो पूर्वांचल की मऊ और आजमगढ़ की जो क्षेत्र है उसके तो कई हम सब ही हैं। हमारे साथ भी बहुत बड़ी संख्या है। इलाहाबाद से भी एक अरुण सिंह पीछे बैठे हुए हैं। तो एक तरह से पूरा उत्तर प्रदेश आज नेवादा गांव में उपस्थित हो गया है। आप सबने हम लोगों को यहाँ इतना सम्मान दिया, अपनापन दिया, प्रेम दिया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही अल्प समय में, अल्प नोटिस पे ये इतनी अच्छी सभा हमारे विशाल ने और शिवानंद जी ने मिलकर के इतना आयोजित किया है, उसके लिए मैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि रात में ही ये तय हुआ कि चलते हैं पिंडरा की तरफ और किसी गांव में बैठते हैं, अपने लोगों से थोड़ा मिलते हैं, चर्चा करते हैं। मित्रों, यहाँ जैसा कि आप में से कई लोगों ने भी कहा कि हम लोग एक दूसरे को काफ़ी जानते पहचानते हैं, तो पिंडरा से मेरा बड़ा पुराना नाता रहा है। हम लोगों के कई इधर इस क्षेत्र में, पिंडरा में तो नहीं, लेकिन इस क्षेत्र के कई गांवों में हमारे क्षेत्र की कई रिश्तेदारियां भी हैं। तो उस दृष्टि से भी इधर हम लोगों का रिश्ता रहा है। और कोरोना काल में मैं एक बार पिंडरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे आया था। उन दिनों कुछ स्वास्थ्य विषयक जो सामग्रियां थीं, वो दवा और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ये सब बांटने का और देने का और वहाँ की स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं देखने का मेरा मन हुआ। तो हम पिंडरा आकर के हमने ये सब बातें देखी थी। तो उस दिन से मेरा मन था कि पिंडरा के और गाँव में भी थोड़ा हम कभी आएंगे घूमने। उसी समय बहुत से लोगों ने कहा कि भाई साहब हमारे गांव चलिए, हमारे गांव चलिए, लेकिन उन दिनों तो नहीं हो पाया। लेकिन मैंने उनसे वादा ज़रूर किया था कि मैं ज़रूर आऊँगा फिर। तो ईश्वर की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की, विश्वनाथ की कृपा से हमारा वो कथन पूरा हुआ, आपके बीच आना हुआ। मैं अपने को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि आपके बीच हमें बातचीत करने का ये अवसर मिल रहा है। और सच पूछिए तो यहाँ आने का जो मेरा विशेष मकसद है, जो राजनीतिक मकसद था कि भारतीय जनता पार्टी को हम लोग विजयी बनावें, उसके हाथों को मजबूत करें, तो वो मकसद तो अभी हम लोग पीछे बैठे थे तभी पूरा हो गया। हमने पूछा कि क्या स्थिति है, चाचा जी लोगों ने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, एकदम भाजपा जीत रही है। तो वही कहने हम आप लोगों से आए थे। आपके बड़ों ने ऑलरेडी वो बात कह दिया है, और तो मैं मानता हूँ कि पूरा क्षेत्र उस बात को लेकर के समर्पित है भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। इसलिए वो बात जो जिसके लिए हम आए आज, वो काम तो हमारा हो गया। अब आगे की एक दो बातें मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा। मित्रों, मैं जैसा कि मैंने कहा कि मैं आप लोगों के ही समाज से, आप लोगों के ही परिवेश से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति हूँ, पूर्वांचल का ही रहने वाला हूँ। आप देखिए कि हम देश के 75 साल में, स्वतंत्र होने के बाद के 75 साल में कुल 21 मुख्यमंत्री बने इस राज्य में। 21-22 ऐसा ही कुछ संख्या है, 21 मान के चलते हैं। 21 में से और 2-4 बार राष्ट्रपति शासन रहा बीच बीच में, गवर्नर का, और एक दो छोटे समय काल के लिए अन्य सरकारें जो लोकदल की या भाजपा की छोटी छोटी समय काल रहा। लेकिन बड़े समय काल या अच्छे समय काल वाले कुल 21 मुख्यमंत्रियों में से 11 मुख्यमंत्री कांग्रेस के बने थे। आपको मालूम होगा कि शुरू से लेकर के लगभग आज़ादी के 45 साल तक तो कांग्रेस ही थी, और तो कुछ था ही नहीं। उसके बाद अन्य पार्टियां आना शुरू हुई, लोकदल, फिर जनता पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी, ये सब शुरुआतें हुई। लेकिन एक समय काल जो था उसमें 40-45 साल तक कांग्रेस का अखंड शासन था।
और उसके बाद अखंड शासन उनका पूरा होने के बाद हमारे राज्य की अगर बात करें तो हमारे राज्य में 2 अन्य स्थानीय पार्टियों ने शासन किया, जिनमें लगभग, अगर मैं सही आंकड़ा बोल रहा हूं, तो 4-4 मुख्यमंत्री दोनों प्रमुख पार्टियों के रहे हैं। तो 70 साल तक, 75 साल में से 70 साल, 5 साल हमारा भारतीय जनता पार्टी का ये मान लीजिए जो चल रहा है, 70 साल ऐसी पार्टियों ने शासन किया है जो लोग हमारे समक्ष प्रमुख रूप से इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ सामने चुनाव में हैं। और उनसे अवश्य रूप से पूछना चाहिए कि भाई आप अगर 70 साल में से 45 साल आपने शासन किया, 25 साल आप लोगों ने दोनों ने मिलकर के शासन किया, तो हमारे पूर्वांचल की जो स्थिति है वो क्यों इतनी लचर है। आप सच मानिए, मैं आपसे भी गरीब क्षेत्र से आता हूँ। हमारा जो गांव है, हमारा मऊ जिले का जो हमारा गांव है, वो आपसे भी पिछड़ा हुआ इलाका है। आप तो बनारस के बगल के रहने वाले इलाके हो, एयरपोर्ट बगल में है, हाईवे आपके बगल से जाता है, इसलिए आपकी समृद्धि अच्छी है, आप समृद्ध हैं, आप लोगों की स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन हमारे गाँव में आप सच मानिए, न तो स्कूल का ठिकाना है होता है, न दवाखाने का ठिकाना होता है, लोगों को मकान नहीं तो लोगों को रहने के लिए शौचालय नहीं। ये सारी समस्याएं सार्वत्रिक हैं पूरे पूर्वांचल में और कम बेश यूँ कह लीजिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में। तो क्या 70 साल का समय इन सब समस्याओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है? अगर नहीं होता है तो कितना समय चाहिए भाई? किसी और को 5 साल दे करके देखा आपने, कुछ चीज़ें तो बदली हैं। मोदी जी को आपने 7 साल समय दे करके बीता, तो 70 साल और 7 साल की अगर हम तुलना करें, यही हाईवे जो आपका बनारस से बाबतपुर होते हुए, सुल्तानपुर होते हुए जौनपुर जाता है, इसी की हालत 5 साल पहले कैसी थी आपको याद है ना? मुझे स्मरण है कि जब मैं माननीय मोदी जी के साथ गुजरात से प्रधानमंत्री कार्यालय में आया और उन्होंने हमको बनारस का थोड़ा 2014 में ही जिम्मा दे दिया कि थोड़ा सा आप देखते रहिए, आप उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो ज़रा ध्यान रखिए गुजरात का। तो मैंने जो पहले शुरुआती काम जो हाथ में लिए थे, उन कामों में आपकी ये हाईवे का काम था। बनारस से सुल्तानपुर वाली रोड, बनारस से गाजीपुर वाली रोड, बनारस से आजमगढ़ वाली रोड, बनारस से औरंगाबाद वाली रोड और बनारस के जो चारों तरफ का जो रिंग रोड था, इन सारे काम को हम लोगों ने हाथ पे लिया और जो वर्षों से अटके हुए थे, वर्षों से नहीं आगे बढ़ रहे थे। रिंग रोड का काम कई 20 साल से यहाँ अटका पड़ा हुआ था। उनको हम लोगों ने अपने ध्यान में लिया, अपनी लिस्ट में लिया और हमने काम करना शुरू किया। उसके बावजूद, प्रधानमंत्री का आग्रह होने के बावजूद, प्रधानमंत्री का क्षेत्र होने के बावजूद, उस समय की जो सरकार थी, क्योंकि 14 से 17 तक तो दूसरी सरकार थी, उन दिनों उस सरकार को ऐसे लोक कार्यों के लिए भी हम लोगों को सहयोग नहीं मिलता था मित्र। और कोई न कोई करके पैसा पड़ा हुआ था उनके पास, मुआवजा देने का, किसानों की ज़मीन ले ली गई थी, मुआवजा देने के लिए पैसा उनके पास पड़ा हुआ था, लेकिन किसानों को नहीं दिया जा रहा था और उसके चलते किसान ज़मीनों का कब्जा नहीं लेने दे रहे थे, काम नहीं होने दे रहे थे। किसान चाहते थे कि ठीक है, आपने ज़मीन संपादन किया तो हमको पैसा दीजिए, ज़मीन ले लीजिए, लेकिन पैसा पड़ा हुआ था, वो किसानों के खाते में नहीं जा रहा था। इन सब समस्याओं से जूझते जूझते हम लोगों को इतना समय लग गया, इतना टाइम लग गया कि 2017 आ गया और इन कामों में, इन सारे कामों में गति तब आई जब हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है और जिसको हम डबल इंजन की सरकार कहते हैं। केंद्र में भी भाजपा की, मोदी जी की सरकार, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई है, तब जाके कामों में गति आना शुरू हुई। तो स्थानीय का एक तो जो पार्टी यहाँ कांग्रेस लड़ रही है, उसने तो मतलब क्या बतावें, मतलब हमारे आपके जो सारे सपने थे, हम लोग बच्चे से आज अधेड़ उम्र में और युवा उम्र में पहुंच गए, लेकिन उन सपनों का क्या भाई कि जो हमने देखे थे, हमारे बच्चों ने देखना शुरू किया है, हमारे बुजुर्गों ने देखा था। आपको इस बात का अनुमान नहीं आएगा कि कितनी बुरी परिस्थिति में देश के अन्य क्षेत्रों में लोग रहते हैं,
क्योंकि आपको मोदी जी के कृपा से आपने बहुत कुछ अच्छा आपने देख लिया है। बनारस में बहुत अच्छा काम होने लगा है, लेकिन आप थोड़ा सा बाहर जाइए, थोड़ा सा दूर जाइए, अपने ही ज़िले में जाइए या पूर्वांचल के अन्य हिस्सों में जाइए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि 70 साल का जो धोखा था, 70 साल में हमारे साथ जो धोखा हुआ है, जो छल हुआ है, उसका परिणाम ये है कि विकास की एक बहुत बड़ी खाई हमारे राज्य में, हमारे पूर्वांचल के क्षेत्र में बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी उस खाई को पाटने की भरपूर कोशिश कर रही है। माननीय योगी जी की सरकार ने बहुत प्रयास किया है और माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से उस खाई को भरने का पूरा प्रयास हो रहा है। लेकिन फिर भी खाई इतनी गहरी है, गड्ढा इतना गहरा है, काम इतना बड़ा है कि उसमें स्वाभाविक रूप से समय लगता है और लग रहा है। अब जा करके हमारा जो शुरुआत हुई है मित्रों, हमारी यात्रा की, विकास यात्रा की जो शुरुआत है, अब जा करके उसमें गति आएगी, क्योंकि जो प्रमुख जो गड्ढे थे वो भरे जा चुके हैं। अब गड्ढों के बाद गाड़ी को तेज रफ्तार में चलाना है। विशेष रूप से अगर मैं बनारस की बात करूं, तो जो काम मैंने जो कहा कि 70 साल में नहीं हुआ कांग्रेस के और 2 अन्य पार्टियों के शासनकाल में, उनमें से बहुत सारे काम तो हो गए। जैसा मैंने कहा, पुल है, रोड है, एयरपोर्ट का काम, एयरपोर्ट आपका कितना सुंदर बन गया है। ऐसे बहुत सारे काम हो गए, गंगा के घाटों का काम, गंगा की सफाई का काम, काफ़ी कुछ काम हुआ है। लेकिन जो कुछ काम अभी हुए हैं वो माननीय मोदी जी की जो मन में जो है, माननीय मोदी जी का जो सपना है बनारस के लिए, पूर्वांचल के लिए, उसका 1/4 हिस्सा ही हुआ है। अभी 3/4 हिस्सा तो अभी आपके समक्ष आना बाकी है। बनारस नगर की बात करें तो उसमें और काम होना बाकी है। बनारस के सुंदरीकरण का काम होना बाकी है, क्योंकि पूरे विश्व का एक केंद्र बना हुआ है बनारस, आस्था का केंद्र बना हुआ। कल शिवरात्रि है, आप देखेंगे कि, या देख ही रहे हैं कि देश के ही नहीं पूरे विदेश से लोग आकर के, दुनिया का कोई देश नहीं है जो बनारस में इस समय नहीं उपस्थित होगा। अपने देश का कोई राज्य नहीं है जो इस समय बनारस में उपस्थित नहीं होगा। तो ऐसे बनारस को हमें और भी दिव्य और भी भव्य बनाना है, जिसकी शुरुआत माननीय मोदी जी ने कर दिया है। तो पहला काम तो ये है कि अभी भी बनारस में और भी 4 चांद लगना है और भी बेहतर बनारस को बनना है। दूसरी बात कि जो हमारे पिछली सरकारों ने नहीं किया है और जो बड़ी गंभीर बात है जिसको उन्होंने नहीं किया है, वो ये है कि हमारे नौजवानों को, बनारस हो चाहे बलिया हो, गाजीपुर हो, चाहे जौनपुर हो, हमारे नौजवानों को नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, धंधे के लिए महाराष्ट्र, मुंबई, गुजरात और दिल्ली जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ रोजगार के अवसर कम थे। 70 साल में किसी ने इस बात की चिंता ही नहीं की कि भाई यहाँ भी रोजगार के, आ जाइए प्रमोद जी, इधर आ जाइए। ये माननीय प्रमोद जी हैं, रोहनिया विधानसभा के प्रत्याशी भी, मतलब टिकट भी मांग रहे थे। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, रोहनिया के बड़े प्रतिष्ठित नाम हैं प्रमोद जी, बैठिए। तो मित्रों, मैं कह रहा था कि जो एक बहुत बड़ा काम जो इस क्षेत्र की जनता की मांग है, जो इस क्षेत्र की जनता को करना है, वो ये है कि 70 साल में किसी ने इस बात की चिंता नहीं की कि हमारे नौजवानों को रोजगार चाहिए, उनके हाथों में काम चाहिए, उनको नौकरियां चाहिए, उनको कुछ रोजगारी देना पड़ेगा। आज हमारे गांव का, हमारे ज़िले का रोजगार खोजने के लिए लड़का जो है वो बम्बई की, गुजरात के शहरों की, दिल्ली की, कलकत्ता की सड़कों पे जा करके सोता है। वहाँ की झुग्गी झोपड़ी में जा करके उसको जीवन बिताने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और दूसरी तरफ उसके माँ बाप बेचारे, अकेले बुढ़े माँ बाप यहाँ गांव में पड़े उसकी आने की राह देखते रहते हैं। इस स्थिति को हमने 70 साल देखा हुआ है। हमारे कितने मित्र, कितने लोग, हमारे रिश्तेदार, कितने जानने वाले छोटी छोटी नौकरियां करने के लिए 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार, 7-7 हज़ार की नौकरियां करने के लिए, और उनके पास मेहनत करने की शक्ति है, मेहनत करने की ताकत है, मेहनत कर सकते हैं, फिर भी यहाँ उनको काम नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ काम के अवसर खड़े करने का किसी ने चिंता नहीं की, किसी ने अवसर खड़े नहीं किए।
और इसलिए उनको बम्बई जाना पड़ता है, वहाँ की गलियों में सोना पड़ता है, सड़कों पे सोना पड़ता है। उस परिस्थिति को भी हमें पलटना है। हमें आने वाले दिनों में जो मैंने जैसा कहा कि जो कानून व्यवस्था हमारी लचर थी उसको हमने ठीक किया, जो हमारी आधारभूत संरचना में कमजोरी थी उसको हमने ठीक किया, जो हमारी गंदगी थी उसको हमने साफ किया। अब समय आया है कि उस अच्छे काम का लाभ लेते हुए हम बाहर से उद्योग धंधा, कोई बात नहीं, हम बाहर के लोगों को बुला करके यहाँ फैक्ट्रियाँ लगवावें, यहाँ उद्योग धंधे लगावें और यहाँ के हमारे नौजवानों को रोजगार मिलना शुरू हो। तो ये दूसरे चरण का जो काम है, दूसरे लेवल का जो काम है, दूसरे फेज का जो काम है, वो मित्रों अब शुरू होगा। और वो शुरू करने के लिए, उसमें सफल होने के लिए, हमारे खुशहाली में और चार चांद लगाने के लिए, हमारी जो विकास की गाथा है, विकास की यात्रा है, उसको और आगे बढ़ाने के लिए सरकार की निरंतरता होना बहुत आवश्यक है। ये बात बहुत आवश्यक है, ये बात बहुत जरूरी है कि हमारे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, डबल इंजन की सरकार चलती रहे और जो माननीय मोदी जी के मन में है वो जो है धरातल पर उतारने में आसानी रहे। तो इसलिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताना बहुत और आप ये मानने की गलती मत करिएगा मित्रों, आप ये मानने की गलती मत करिएगा कि एक से क्या होता है, एक तो हम फलाने को जिता देंगे तो भी काम चल जाएगा, मोदी जी तो बाकी जगह जीत ही जाएंगे। नहीं, यहाँ एक सीट भी आपको भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालना चाहिए और तभी जा करके हम भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार बना पाएंगे। उसी प्रार्थना के लिए, उसी विनती के लिए मैं आपके दरवाजे पे, आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। आप लोगों ने हमारा इतना सम्मान किया, इतना हमको मान दिया। और जैसा मैंने कहा पहले ही कि मुझे तो लगा ही नहीं कि हम किसी नई जगह पे आए हुए हैं, मुझे अपना घर जैसा, शुरू में ही 2 मिनट के अंदर चाचा जी लोगों ने हमको इतना आराम में डाल दिया कि अरे आपको तो हम जानते हैं, आपको पहचानते हैं। तो उस पहचान का लाभ लेने के लिए, आपके उस प्रेम को भुनाने के लिए, यूँ कह लीजिए हम स्वार्थी हैं, नेता बन गया हूँ तो स्वार्थ भी आ गया है, तो आपके उस प्रेम को भुनाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी को आप लोग मजबूत बनाइए, हमारे उम्मीदवार माननीय अवधेश सिंह जी को आप लोग विजयी बनाइए। और अब ये काम, क्योंकि फिलहाल आने वाले 5 दिन में हम फिर शायद नहीं आ पाएंगे इस क्षेत्र में, तो अब ये काम आपको सौंप करके हम जा रहे हैं। आप अपने सभी साथियों को, सभी परिवारजनों को लगाइए, अगल बगल के गाँव में भी ये बात फैलाइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना राज्य में बहुत आवश्यक है। ये हमारे और आपके हित में है, पूर्वांचल के हित में है, पूर्वांचल के नौजवानों के हित में है, पूर्वांचल की जो विकास की जो भूख है, पूर्वांचल के जो हमारे सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। आप सब ने इतनी धूप में, हमारे भाई और मित्र सब बैठे हुए हैं, आप सबको इस परिस्थिति में भी हमारी बात सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके प्रेम से अभिभूत हूँ। मैं गांव में आता जाता रहूँगा, लेकिन अब चुनाव के पहले शायद आना जाना न हो पावे फिर से, तो हमारा काम अब आप संभालेंगे। इस आशा के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद।